हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेन एनर्जी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स देखे थे। हमने ये भी देखा था कि जो बार होता है उसमें स्ट्रेन एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है, और तीनों केसेस में हमने स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव कर लिया था। ठीक है, फर्स्ट केस हमारा क्या था, स्ट्रेन एनर्जी प्रिज्मेटिक बार अंडर एक्सियल लोडिंग कंडीशन। तो हमारी स्ट्रेन एनर्जी कितनी आई थी यहाँ पे, P²L/2AE। Second one is the strain energy of prismatic bar under its self weight, और in that case expression क्या था हमारा strain energy का, P²L/6AE, where P is equal to gamma AL. In terms of gamma, strain energy will be gamma² AL⁵/6E. And the last one, the strain energy of conical bar under its self weight. As we know, the conical weight of the conical bar is 1/3 of weight of the prismatic bar under its self weight. That's why P equals कितना होगा, gamma AL/3, right? In terms of gamma² AL⁵/90E. तो these are the formulae of strain energy, है ना। ओके, अब थोड़ा सा क्वेश्चंस देखते हैं, बाहर के केसेस में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मैं आपको 3 क्वेश्चंस यहाँ पे कराऊंगा और फिर नेक्स्ट वी विल मूव ऑन दी स्ट्रेन एनर्जी ऑफ बीम्स, कि बीम्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दी स्ट्रेन एनर्जी ऑफ प्रिज्मेटिक बार, कि किस तरह से स्ट्रेन एनर्जी का क्वेश्चंस पूछा जाता है और पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे स्ट्रेन एनर्जी बेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन वो देखो, फॉर द टू बार्स as shown in figure, determine the ratio of strain energy of bar A and B। हमारे पास 2 बार है बच्चों, एक बार A है, किस तरह से है वो, इस तरह से है। एक हमारे पास बार A है जहां पे प्योर एक्सियल टेंसाइल लोड लगा हुआ है P। क्लियर है। यंग मॉडुलस कितना है, E। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A। ठीक है, दिस इज माई बार A। सेकेंड बार क्या है, देखो सेकेंड बार है कुछ ऐसा। ये हमारा सेकेंड बार है। ठीक है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ है L/3, और ये जो लेंथ होगी ये होगी 2L/3। टोटल लेंथ कितनी है, L। टोटल लेंथ है L। क्लियर है। ये है मेरा बार B। यंग मॉडुलस कितना है, E। ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये है A, और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये है A/2। तो बेसिकली हमें इन दोनों की स्ट्रेन एनर्जी का रेशो फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी जो A की होगी वो तो बहुत आसान होगी, हमें देखना है B को। मेनली वी हैव टू फोकस ऑन दी फिगर B। क्लियर है। तो पहले 1 बाय 1 देख लेते हैं, इसकी कितनी होगी स्ट्रेन एनर्जी। इस फिगर को मैं रब आउट करूंगा। ठीक है, इसको रब करके पहले हम बात करेंगे फिगर ए की। चूँकि मुझे पता है इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है L,
लेंथ कितनी है L। तो मुझे पता है कि जब मेरा कोई बार होता है जिसमें प्योर एक्सियल लोडिंग होती है उसकी स्ट्रेन एनर्जी कितनी आती है, तो यू ए इक्वल्स कितना होगा पी स्क्वायर एल अपॉन 2AE, यही तो आती है पी स्क्वायर एल अपॉन 2AE। क्या ए चेंज हो रहा है, नहीं। ई चेंज हो रहा है, नहीं। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी किसकी, यू ए की। क्लियर है, ये तो आ गई हमारी यू ए फिगर की। अब बात करते हैं यू बी कितनी होगी। देखो यहाँ दो फिगर थे हमारे पास दो फिगर थे, ठीक है। ये फिगर था हमारे पास, यहाँ एक्सियल लोड लगा हुआ था पी, लेंथ कितनी थी L/3। ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है 2L/3। ये एरिया A और ये एरिया A/2। अब देखो इसकी स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी, ये हमारा मेंबर कौन सा था P। यू भी जो होगा वो कितना होगा, क्योंकि इसमें दो फिगर आ रही हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, तो इन दोनों की अलग अलग देखनी पड़ेगी, इन दोनों की अलग अलग देखनी पड़ेगी। तो हम मान लेते हैं ये है हमारा मेंबर 1, ये है मेंबर 2, ये मान लेते हैं। तो यू भी कितनी होगी, U1 प्लस U2, U1 प्लस U2। अब U1 कितना होगा, देखो U1 में, अच्छा जो फोर्स 1 में है वही फोर्स 2 में है, क्योंकि जब भी हम सेक्शन लेंगे हमें एक ही फोर्स दिखाई देगा P। तो P स्क्वायर L कितनी है इसकी, 1 की L है 2L/3 इंटू 2L/3 डिवाइड बाय 2। A कितना है कैपिटल A, और ये हो जाएगा E। तो फाइनली ये कितना आई, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा P स्क्वायर L/3AE। ये आ गई हमारी U1, ये आ गई हमारी U1। U2 कितना होगा, U2 कितना होगा, देखो U2 पे भी फोर्स कितना है P स्क्वायर, इसकी L कितनी है L/3 इंटू 2, एरिया कितना है A/2 और इंटू E। क्लियर है। फिर यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया दोबारा से, और फिर यहाँ पे कितनी आ गई स्ट्रेन एनर्जी, P स्क्वायर L/3AE, P स्क्वायर L/3AE। क्लियर है, P स्क्वायर L/3AE। अच्छा U1 बराबर U2 है, क्लियरली वी कैन से दैट फ्रॉम हेयर। तो U1 बराबर U2 है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू U1 और 2 इंटू U2, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो अब समझने की बात ये है कि मेरी UB भी आ गई। UB कितनी होगी, UB होगी 2 इंटू U1 कितनी थी P स्क्वायर L/3AE, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 2P स्क्वायर L/3AE। क्वेश्चन में रेशो पूछा था, तो रेशो कितना आ जाएगा, रेशो ऑफ स्ट्रेन एनर्जी कितना होगा, UA/UB। UA कितना था, UA था P स्क्वायर L/2AE, और UB कितना है 3AE/2P स्क्वायर L। रिवर्स हो जाएगा, जब रेशो है तो पलट देते हैं, जब रेशो है तो पलट दिया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। अब देखो AE से AE कैंसिल आउट हो जाएगा, P स्क्वायर L से P स्क्वायर L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 3/4। आंसर कितना आ जाएगा 3/4। क्लियर है। तो UA डिवाइड बाय UB इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ये है कि जो बार A है आपका, उसकी स्ट्रेन एनर्जी कम आ रही है B से,
यानी कि बार ए में कम डिफॉर्मेशन हो रहा है, बार ए में कम डिफॉर्मेशन है बी के कंपैरिजन में, बार ए में कम डिफॉर्मेशन है बी के कंपैरिजन में। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? तो यहाँ देखो इसका, इस फिगर का क्या फायदा हुआ, इस फिगर का ये फायदा, लेंथ उतनी ही थी, हमने यहाँ से मटेरियल और निकाल लिया जिसकी वजह से हमने स्ट्रेन एनर्जी को कम कर दिया। स्ट्रेन एनर्जी को हमने कम नहीं, सॉरी, हमने बढ़ा दिया। यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी ज़्यादा आ रही है, इसका डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मटेरियल गायब हो गया है। तो वो जो मटेरियल थी जो स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही थी वो कहाँ पर आ जाएगी? वो इसी मेंबर पे आ जाएगी, जिसकी वजह से स्ट्रेन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो फाइनली वी कैन से दैट द बार ए, द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ बार ए विल बी लेस देन द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ बार बी। कितनी होगी? 0.75, यानी कि स्ट्रेन एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल टू दी 75% ऑफ स्ट्रेन एनर्जी ऑफ बी। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन तो इस तरीके का पूछा जाता है। नेक्स्ट स्टेप्ड बार का क्वेश्चन देखते हैं कि बार में जो होता है स्टेप्ड बार, उसमें स्ट्रेन एनर्जी को कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन है डिटरमाइन द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ, डिटरमाइन द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ स्टेप्ड बार एज shown in figure। स्टेप्ड बार दिया हुआ है, उसकी स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है। ठीक है, ये हमारे पास स्टेप्ड बार है। ठीक, अच्छा, यहाँ पर एक प्योर एक्सियल टेंसाइल लोड है P इस जंक्शन पे, और एक इस जंक्शन पे दिया हुआ है हमें प्योर एक्सियल टेंसाइल लोड P। अब हमें स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है इसकी। देखो ये लेंथ कितनी है L, ये लेंथ कितनी है L/2, ये लेंथ कितनी है L/2। मटेरियल सेम है, इसका भी E है, ये भी E है और ये भी E है। क्लियर? क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? ये है हमारा A, ये है हमारा A/2 और ये है हमारा A/3। अब इसकी स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है। देखो मैं मान लेता हूँ इसको मेंबर 1, इसको मेंबर 2, इसको मेंबर 3। तो स्टेप्ड बार की स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी? सिंपल कि स्ट्रेन एनर्जी ऑफ स्टेप्ड बार कितनी आ जाएगी? U टोटल कितने मेंबर दिख रहे हैं? मेंबर 3, तो U1 प्लस U2 प्लस U3। क्या है? अब देखो U1, पहले हम U3 को देखें। बाहर है ना, तो राइट हैंड साइड से जब सेक्शन लेंगे तो कितने फोर्स दिख रहे हैं? हमारे पास सिर्फ एक फोर्स दिखाई दे रहा है, वो है ये। क्लियर है? इसकी लेंथ कितनी है L/2, यानी कि U3 पे जो फोर्स लगा हुआ है वो है P, तो P²। ठीक है, ऐसे मान लो ये आएगा P3² L3 डिवाइड बाय 2 इंटू A3 E3, यही तो है। अब P3 की वैल्यू कितनी है? यहाँ लिख लेते हैं फोर्स। P3 कितने के बराबर है? P के। ऐसी जब हम सेक्शन 2 लेंगे, उस मेंबर 2 पे सेक्शन लेंगे राइट हैंड साइड में, वहाँ भी मुझे एक ही फोर्स दिख रहा है P, यानी कि P2 भी कितना है? P। लेकिन जब मैं सेक्शन
लूंगा मेंबर 1 पे, तब मुझे दो फोर्स दिख रहे हैं P और P, और दोनों टेंशन नेचर के हैं, तो इसका मतलब P1 मेरा जो होगा वो होगा 2P। क्लियर हो गई बात? अच्छा, लेंथ हमने शो करी रखी है यहाँ पे, तो P3 की वैल्यू कितनी है? P के बराबर, तो ये हो जाएगा P²। L3 कितना है? L/2 डिवाइड 2 इंटू A3 कितना है? A/3 इंटू E। क्लियर है? 3 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, तो ये आ जाएगा 3P²L/4AE। U3 तो मेरा ये आ गया। अब बात करते हैं U2 की। U2 होगा P²L2 डिवाइड बाय 2 इंटू A2E2। P2 कितना है? P, तो P²L2 कितना है? L/2। 2 इंटू A2 कितना है? A/2 इंटू E। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा P²L/2AE। P²L/2AE। U2 आ गया हमारा, U2 हो गया हमारा P²L/2AE। ऐसे ही हम U1 निकाल सकते हैं, यहाँ पर जगह है तो यही निकाल लेते हैं ना। U2 कितना आ जाएगा, सॉरी U1 कितना होगा? P1²L1/2 इंटू A1E1। P1 कितना था? 2P का होल स्क्वायर। L1 कितना है? L। A1 कितना है? A, और E1 है E। ये कितना आ जाएगा? 4, और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 2P²L/AE। 2P²L/AE। क्लियर है? तो बस अब इन तीनों को जोड़ देंगे। ये कितना आ रहा है? 3P²L/4AE, P²L/2AE, 2P²L/AE। तो U टोटल कितना आ जाएगा? सबसे पहले U3 की वैल्यू रख दो, कितनी आ रही थी? 3P²L/4AE। U2 कितना था? U2 था P²L/2AE प्लस, और U1 था 2P²L/AE। 4 LCM आ जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 3P²L, ये कितना हो जाएगा? 2P²L, और ये कितना हो जाएगा? 8P² डिवाइड बाय 4AE। ठीक है, तो 3 और 2 5 और 8 5 13, यानी कि 13P²L/4AE। तो जो टोटल एनर्जी आई मेरी वो आई 13P²L/4AE। इसी तरह से कैलकुलेशन करनी है आपको जब आप स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करोगे। क्लियर है बच्चों? जब आप स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो आपको कैलकुलेशन इसी तरह से करनी है स्टब्ड बार की। ठीक है, अब देखो यहाँ तो अगर मान लो इस क्वेश्चन को चेंज करना चाहिए, यहाँ मैंने टेंसाइल फोर्स लगाया हुआ ना, अगर यहाँ कंप्रेसिव फोर्स होता तो फिर माइनस आ जाता, लेकिन माइनस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि स्क्वायर में चल रहा है, तब भी माइनस नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कितनी स्ट्रेन एनर्जी हो सकती है जब हम कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने प्रोसीजर आपको बता दिया है कैसे फॉलो होगा, आपको फिर मेहनत करनी है, अलग अलग केसेस देखने हैं। ठीक है, आपको इतना समझ में आना चाहिए कोर्स की आप एक नया क्वेश्चन बना सके। ठीक है, देखो अब थोड़ा सा मूव करते हैं हम स्प्रिंग का एक क्वेश्चन आता है, उसको भी मैं समझा देता हूं। ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम बीम्स में स्ट्रेन एनर्जी पे मूव करेंगे कि बीम्स में कैसे निकालते हैं स्ट्रेन एनर्जी।
देखो एक क्वेश्चन और है, उसको देख लेते हैं। डिटरमाइन द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ determine the strain energy of as shown in figure। सिंपल, देखो एक स्प्रिंग है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको देख लेना। स्प्रिंग का क्वेश्चन है तो ये पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये पेपर में आता है। हमें स्टिफनेस दिया हुआ है, पहले वाले का K, फिर दूसरे वाले का दिया हुआ है 2K, फिर तीसरे वाले को दिया हुआ K। ठीक है, ये पॉइंट है, इसमें एक एक्सियल टेंसाइल फोर्स लगा हुआ है P का, और फिर इसमें भी एक्सियल टेंसाइल फोर्स लगा हुआ है P का, इस टाइप से इस पॉइंट पे। ठीक है, ये इस पॉइंट पे लगे हुए हैं। पॉइंट दे रहे हैं हम यहाँ A, B, C और D। क्लियर है? अब इन दोनों एंड से फिक्स है, इन दोनों एंड से फिक्स है, तो यहाँ स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी? मेंबर कितने हैं? नोड पॉइंट कितने आ रहे हैं? 4, तो मेंबर होंगे 3। पहला मेंबर इसे मान लो, दूसरा इसे मान लो, तीसरा इसे मान लो। चूंकि दो एंड से फिक्स है तो स्टैटिकली इंडिटरमिनेट होगा, और जब स्टैटिकली इंडिटरमिनेट होगा तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन यूज होगी। ठीक है, तो पहले हमें रिएक्शंस निकालनी पड़ेगी, है ना? पहले हमें रिएक्शन फाइंड आउट करनी होगी। ये पॉइंट डी था, मान लो यहाँ एक रिएक्शन है आर डी ऐसे, एक रिएक्शन यहाँ लगी हुई है आर ए ऐसे, दोनों की डायरेक्शन मैंने सेम मान ली है। ठीक है, सेक्शन वाइज चलेंगे। ठीक है, कहेंगे फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होगा? देखो सेक्शन यहाँ ले लो। ठीक है, जो इधर जा रहा है उसे पॉजिटिव मान लो, जो इधर आया नेगेटिव, तो यानी कि माइनस के आर ए माइनस आर डी प्लस पी इक्वल्स 0। हमने कौन सी इक्वेशन यूज़ की है? अलजेब्रिक समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमने यूज़ की है, तो यानी कि आर ए प्लस आर डी की वैल्यू आ जाएगी 2p के बराबर। ये हमने मान ली इक्वेशन 1। अब दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? दूसरी इक्वेशन होगी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। दूसरी क्या होगी? कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। अब उसको समझना है, देखो उसको कैसे समझें। स्प्रिंग के केस में याद रखना बच्चों, स्प्रिंग जो होता है उसमें जो फोर्स होता है वो होता है K टाइम्स इंटू डिफॉर्मेशन। K टाइम्स इंटू डिफॉर्मेशन। K क्या होता है? स्टिफनेस। ठीक है, K क्या होता है? स्टिफनेस। और डिफॉर्मेशन को हम क्या लेंगे? मान लो हमने कहा डेल्टा, तो डेल्टा हो गया आपका फोर्स अपॉन स्टिफनेस। तो यही इक्वेशन हम यूज करेंगे। देखो कितने मेंबर है? 1 2 3। लिखेंगे फ्रॉम कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, फ्रॉम कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या होगी? कंपैटिबिलिटी इक्वेशन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 मस्ट बी 0। क्यों? क्योंकि दोनों एंड से फिक्स्ड है। ठीक है, दोनों एंड से क्या है? फिक्स्ड है। क्लियर हो रही है बात? ये पॉइंट क्लियर है? देखो अब डेल्टा 1 क्या होगा हमारा? डेल्टा 1 होगा P1 अपॉन फोर्स कितना है हमारा? P1 मान लिया हमने क्योंकि मेंबर 1 है। P1 अपॉन K1, ये कितना है? P2 अपॉन K2, ये कितना है? P3 अपॉन K3, और ये होना चाहिए 0। अब ये P1 P2 P3 क्या है इन टर्म्स ऑफ RD और RA, क्योंकि यही तो हमें निकालनी है मेनली। तो अब देखो थोड़ा सा यहाँ भी समझ लेते हैं। पहले सेक्शन हमने यहाँ लिया, तो सेक्शन के राइट साइड में कितना फोर्स मिल रहा है मुझे?
आर डी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो जब हमने सेक्शन यहाँ लिया तो हमें मिला आर डी, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो P3 है वो है माइनस के आर डी, क्योंकि ये अंदर की ओर आ रहा है। समझ में आ गई बात। फिर हमने P2 पे दिया सेक्शन, P2 पे जब सेक्शन लिया तो हमें एक फोर्स दिखा P और एक दिखा आर डी, P पॉजिटिव आर डी नेगेटिव। तो P2 कितना आया, P2 आया P माइनस आर डी। ऐसे ही फिर हमने P3 पे सेक्शन लिया, सेक्शन के राइट साइड में मुझे दो फोर्स दिखे P और एक दिखा आर डी, P और P पॉजिटिव आर डी नेगेटिव, यानी कि P3 मेरा आया 2P माइनस आर डी, 2P माइनस आर डी। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई कि 2P माइनस आर डी ये हमारे फोर्स हैं। ये वैल्यूज हम यहाँ रखेंगे। तो P1 कितना है, देखो P1 है मेरा, सॉरी ये हमारा P1 होगा नॉट P3। P1 कितना है 2P माइनस आर डी, तो यहाँ रखा हमने 2P माइनस आर डी डिवाइड बाय K1 कितना है, K1 है K के बराबर, K2 कितना है 2K के बराबर, और K3 कितना है K के बराबर, ठीक है। K1 कितना है K, P2 कितना है, P2 है P माइनस आर डी, K2 कितना है 2K, और एक और बचता है हमारा P3, P3 कितना है माइनस आर डी और K3 है K, और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, दिस मस्ट बी 0, ठीक है। ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, दिस मस्ट बी 0, ठीक है। अब यहां से हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। देखो 2P बाय के माइनस आर डी बाय के खोलते जा रहे हैं, प्लस P अपॉन 2K, ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस तरह से नहीं करते हैं इसको। K जो है वो 0 में चले जाएगा, नीचे बचेगा 2, तो ये बचा 2P माइनस आर डी प्लस P माइनस आर डी डिवाइड बाय 2 माइनस आर डी इज इक्वल टू 0, ये बचा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4P माइनस 2RD प्लस P माइनस RD माइनस 2RD इज इक्वल टू 0। देखो अब माइनस RD माइनस 2RD माइनस 3RD माइनस 3RD माइनस 2RD माइनस 5RD और 4P प्लस P5, तो 5P माइनस 5RD इज इक्वल टू 0। तो RD की वैल्यू आ गई पॉजिटिव के P। अब ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब हमने डायरेक्शन क्या मानी है, सही मानी है। डायरेक्शन क्या मानी है, सही मानी है, ठीक। अब जब RD मेरा P के बराबर आ गया तो मुझे मालूम है कि RA प्लस RD बराबर था 2P, तो RA भी किसके बराबर आ जाएगा, P के, क्योंकि RD कितना है P के बराबर। तो ये भी डायरेक्शन मेरी सही आ रही है क्योंकि ये भी पॉजिटिव आ रहा है। समझ में आ गई बात। अब हम फोर्सेस कैलकुलेट कर लेंगे। P3 की वैल्यू किसके बराबर है, देखो P3 की वैल्यू किसके बराबर है, P3 की वैल्यू है माइनस RD के बराबर। RD कितना आया P, तो ये आया माइनस P। कॉम्प्रेसिव फोर्स है मेंबर 3 पे। P2 कितना आएगा, P2 है P माइनस RD, तो P माइनस RD यानी कि RD की वैल्यू है P के बराबर, तो ये आ गया 0। मेंबर 2 पे कोई फोर्स नहीं है, ठीक। और लास्ट मेरा बचा P3 था 2P माइनस RD, तो P3 कितना आया 2P माइनस P, दैट इज पॉजिटिव के P, यानी कि P3 जो है उस पे P फोर्स है, वो भी टेंसाइल का। P3 नहीं, P1 है ये, ठीक है। यानी कि इस पे पॉजिटिव P फोर्स है, इस पे नेगेटिव P फोर्स है, इस पे कोई फोर्स नहीं है। तो स्ट्रेन एनर्जी निकाल लेंगे बस। अब तीनों फोर्स हमें पता लग गए, तीनों स्टिफनेस हमें मालूम है। देखो अब कैसे करेंगे, ठीक है। सारे फोर्सेस हमने कैलकुलेट कर लिए कि मेंबर पे
कितने फोर्सेस आ रहे थे। ठीक है, अब देखो स्ट्रेन एनर्जी 1 कितनी होगी बताओ। 1 होगी हाफ ऑफ वर्क डन के बराबर होती है ना। वर्क डन क्या होता है, हाफ ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हाफ ऑफ P1 इनटू डेल्टा 1, यही तो डिफॉर्मेशन है, यही फॉर्मूला लेके चले हैं हम। डेल्टा 1 कितना है, हाफ इंटू P1, डेल्टा 1 है P1 अपॉन K1, यानी कि हम इसे कह सकते हैं P1 स्क्वायर अपॉन 2K1। ये मेरी स्ट्रेन एनर्जी है U1। P1 कितना आया मेरा बताओ। P1 आया था मेरा पॉजिटिव के P, यानी कि P स्क्वायर अपॉन 2, K1 कितना है K। तो ये आ गई मेरी स्ट्रेन एनर्जी मेंबर 1 की। मेंबर 2 की स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी, वो भी होगी P2 स्क्वायर अपॉन 2K, P2 स्क्वायर अपॉन 2K2, इस फॉर्मूले से समझ में आ रही है। लेकिन P2 तो मेरा 0 था, तो 0 स्क्वायर अपॉन 2K2 दैट मीन्स 0। सेकेंड वाली स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगी 0। U3 कितनी आएगी, U3 आएगी P3 स्क्वायर अपॉन 2K3। P3 कितना है माइनस P का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2K, K3 बराबर K के है। तो U3 कितना आ जाएगा, U3 आ जाएगा हमारा P स्क्वायर अपॉन 2K। कहने का मतलब ये है कि मेंबर 1 और मेंबर 3 में सेम स्ट्रेन एनर्जी होगी P स्क्वायर बाय 2K, P स्क्वायर बाय 2K, और मेंबर 2 में स्ट्रेन एनर्जी नहीं होगी क्योंकि वो डिफॉर्म ही नहीं होगा, फोर्स ही नहीं है उस पर फोर्स नहीं है, फोर्स 0 है उस पर। तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी कितनी हो जाएगी बताओ, तीनों मेंबर की अलग अलग हमने निकाल ली, तो टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी U1 U2 U3। तो टोटल हो जाएगी हमारी U1 बराबर U3 के है, तो टोटल हो जाएगी 2 इंटू P स्क्वायर अपॉन 2K, यानी कि P स्क्वायर बाय K। टोटल स्ट्रेन एनर्जी हमारी ये आ जाएगी इस पूरे सिस्टम की। इस पूरे सिस्टम की कितनी स्ट्रेन एनर्जी है, P स्क्वायर बाय K। कितनी है, P स्क्वायर बाय K। क्लियर है, P स्क्वायर बाय K। तो जो स्प्रिंग वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, आपको जो भी जिस टाइप का भी स्प्रिंग का क्वेश्चन है, कंपैटिबिलिटी क्वेश्चन वाला, मैंने सोचा कि अगर बार ना करा के स्प्रिंग करा दूं तो आपको स्प्रिंग भी समझ में आ जाएगा कि स्प्रिंग के केस में कैसे करें। बार तो कर ही लोगे आप जब दोनों एंड से फिक्स होते हैं, पर स्प्रिंग का भी पता होना चाहिए कि स्प्रिंग में कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार फ्रिक्वेंटली पूछा गया है। ठीक है, तो हमने इसके जो अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बार से रिलेटेड वो कर लिए हैं। ठीक है, वो हम कर चुके हैं। अब जरा हम देखेंगे कि बीम में स्ट्रेन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले मैं जनरल एक्सप्रेशन लिखवाऊंगा आपको, उसके बाद देखेंगे। तो इसमें आप हेडिंग डालेंगे स्ट्रेन एनर्जी ऑफ बीम अंडर बेंडिंग। हेडिंग डालेंगे जनरल एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेन एनर्जी ऑफ बीम अंडर बेंडिंग। देखो बहुत सिंपल है, जैसे हमने जनरल एक्सप्रेशन पीछे देखा था वैसे ही बेंडिंग की स्ट्रेन एनर्जी भी होती है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो स्ट्रेन एनर्जी जो होगी वो होगी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू U du बराबर, वहाँ P स्क्वायर था, यहाँ क्या होगा, यहाँ मूवमेंट होगा mx स्क्वायर इंटू डी एक्स। वहाँ क्या था 2AE, यहाँ होगा 2EI। ठीक है, और ये भी सेक्शन पे ही होंगे। ये जनरल एक्सप्रेशन होता है कि बीम में
कैसे हम स्ट्रेन एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला वहीं से आता है सेम, 1/2 एरिया बनेगा, फिर मूवमेंट हम मूवमेंट में कर लेंगे बस। वहाँ हम क्या कर रहे हैं, फोर्स के लगने की वजह से डिफॉर्मेशन है, यहाँ मूवमेंट के लगने की वजह से डिफॉर्मेशन है, तो सेम एक्सप्रेशन आता है, तो इसमें कुछ सोचना नहीं है। तो वहाँ एक्सियल रिजिडिटी थी, यहाँ फ्लेक्सुरल रिजिडिटी थी, ठीक है। तो वहाँ भी सेक्शन पे कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ भी सेक्शन पे कैलकुलेट कर रहे हैं बीम पे। तो जनरल एक्सप्रेशन यही है, टॉर्शन का भी जनरल एक्सप्रेशन यही रहेगा, Tx² dx डिवाइड बाय 2 इंटू वहाँ क्या होगी हमारी, जहाँ यहाँ फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ले रहे हैं, वहाँ एक्सियल रिजिडिटी ले रहे हैं, वहाँ टॉर्शनल रिजिडिटी लेंगे, वहाँ G इंटू J का प्रोडक्ट आ जाता है बस, ठीक है। तो ये जनरल एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेन एनर्जी ऑफ बीम अंडर बेंडिंग। अब देखेंगे कैंटिलीवर बीम के पहले तीनों केसेस देख लेते हैं, वहाँ पर कैसे निकाली जाती है स्ट्रेन एनर्जी, फिर हम कांस्टेंट मूवमेंट प्योर बेंडिंग के केस में हम स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम उसको ही देखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे, डिटरमाइन द स्ट्रेन एनर्जी, डिटरमाइन द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ कैंटिलीवर बीम अंडर प्योर बेंडिंग। अब ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट यहाँ पे, अंडर प्योर बेंडिंग। इसका क्या मतलब है, देखो एक मेरे पास कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। उस कैंटिलीवर बीम को हमने लाइन से दिखा दिया, और प्योर बेंडिंग का मतलब है कंसंट्रेटेड मूवमेंट होगा एंड पे, इसके क्या होगा, कंसंट्रेटेड मूवमेंट होगा, सिर्फ ये लेंथ हो जाएगी। अब इस केस में स्ट्रेन एनर्जी हमें निकालनी है, फॉर्मूला वही लगेगा। देखो हम क्या करेंगे, छोटा सा है इसलिए बता रहा हूँ, फिर कैंटिलीवर बीम का कंसंट्रेटेड मूवमेंट का देखेंगे कितना होती है स्ट्रेन एनर्जी। देखो यहाँ एक सेक्शन लिया राइट साइड से, ठीक है, हमने x डिस्टेंस पे एक सेक्शन लिया x फ्रॉम दी राइट हैंड साइड। तो हमने क्या किया, हमने राइट हैंड साइड से एक सेक्शन लिया x डिस्टेंस पर, ठीक है, और वहाँ पर हमने मोमेंट कैलकुलेट किया, कितना होगा मोमेंट, mx कितना होगा, -m क्यों, क्योंकि ये क्या है क्लॉकवाइज। तो सेक्शन के राइट हैंड साइड में जब भी क्लॉकवाइज बनता है तो उसका मतलब हॉकिंग होता है, इसलिए आएगा -m। ठीक हो गई बात। चूंकि मुझे मालूम है इसी सेक्शन पे मटेरियल मेरा चेंज नहीं हो रहा, तो Ex बराबर E के होगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया भी मेरा क्या है, फिक्स्ड है, यानी क्रॉस सेक्शन भी मेरा फिक्स्ड है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हो जाएगा फिक्स्ड, ये वैल्यू है। तो फाइनली स्ट्रेन एनर्जी कितनी आएगी इस सेक्शन पे, इस सेक्शन पे फॉर्मूला लगेगा ये वाला कि स्ट्रेन एनर्जी मेरी du कितनी आई, mx का होल स्क्वायर इंटू dx डिवाइड बाय 2 इंटू EXXI x इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L। क्लियर है, ये सेक्शन पे आई, और जब हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये टोटल हो जाती है, जब इंटीग्रेट कर देते हैं तो क्या हो जाती है, टोटल हो जाती है। क्लियर है, तो इसकी स्ट्रेन एनर्जी कितनी आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L du, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L mx स्क्वायर dx डिवाइड बाय 2 इंटू EXXI x। तो जो वैल्यूज हमने निकाली है वो हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो स्ट्रेन एनर्जी किसके बराबर आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L mx कितना है -m, तो ये वैल्यू आ जाएगी m स्क्वायर dx 2 इंटू E इंटू I। क्लियर है, m स्क्वायर अपॉन 2y क्या है, कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा L, तो ये जो स्ट्रेन एनर्जी वो किसके बराबर आ जाएगी, m स्क्वायर L अपॉन 2EI। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, माइंड में रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, ठीक है।
एम स्क्वायर एल अपॉन 2EI। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, पेपर में आता है, फिगर करके दिया जाएगा तो आपको कैलकुलेट करना होगा। तो u की वैल्यू कितनी आएगी, तो इस केस में जो u आया हमारा फाइनली वो आया एम स्क्वायर एल अपॉन 2EI। ठीक है, ये हमारी स्ट्रेन एनर्जी होगी किसकी, कैंटिलीवर बीम की, जब वो होगा प्योर बेंडिंग। अच्छा, प्योर बेंडिंग कैसे है ये भी समझना है। प्योर बेंडिंग कैसे है, क्योंकि हर पॉइंट पे मोमेंट कांस्टेंट है, हर सेक्शन पे मोमेंट कांस्टेंट होगा जिसकी वैल्यू होगी m के बराबर। इसलिए प्योर बेंडिंग में और शेयर फोर्स है नहीं। शेयर फोर्स जब होता नहीं तो बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होता है जब हम किसी दो पॉइंट के बीच की बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्योर बेंडिंग का केस है, तो इसीलिए हमने ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, तो जिनको मैं डिराइव कराते जा रहा हूँ उसको आप ध्यान में रखेंगे, ये पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब मूव करते हैं कैंटिलीवर बीम के केस में। जब आपका पॉइंट लोड लगा हो फ्री एंड पे, तब कैसे स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे, उसके बाद यूडीएल की देखेंगे और फिर उसके बाद सिंपली सपोर्टेड बीम की देखेंगे। इस सिंपली सपोर्टेड बीम में कैसे स्ट्रेन एनर्जी, बहुत आसान है, फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया है, कुछ भी सोचना नहीं है इसमें, बहुत इजी है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, फिलहाल इसके एक्सप्रेशन डिस्कस कर लेते हैं। हेडिंग डालेंगे एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेन एनर्जी ऑफ कैंटिलीवर बीम अंडर पॉइंट लोड एट इट्स फ्री एंड। ठीक, बना लो कैंटिलीवर बीम। ये हमारा कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, यहाँ हमने एक पॉइंट लोड एक्ट कर दिया W, P भी ले सकते हो आप, W भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेंथ कितनी है इसकी, कैपिटल L। क्रॉस सेक्शन एरिया भी है आपका फिक्स, ये हो गया E, मटेरियल भी फिक्स है, हो गया I। ठीक है, तो क्या करना है, सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड एज वी हैव डन। देखो ये हमने एक सेक्शन ले लिया x पे, सेक्शन हो गया x, मोमेंट कितना होगा mx होगा माइनस के W इंटू एक्स। ठीक है, माइनस इसलिए क्योंकि हॉगिंग है, और ये कहाँ पर है मोमेंट, इस पॉइंट पे, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसकी जो लिमिट होगी वो क्या होगी, x की वैल्यू 0 to L, फिक्स एंड पे मैक्सिमम मूवमेंट होगा। ठीक है, अब देखो EX कितना हुआ, ये भी हो गया E के बराबर, IX कितना हुआ, ये भी हुआ I के बराबर। क्लियर है, ये भी हो गया I के बराबर। तो स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी इस सेक्शन पे, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे UXX किसके बराबर होगी, UXX DU के बराबर होगी, और DU कितनी है, DU है MXX स्क्वायर इंटू DX डिवाइड बाय 2 इंटू EXX IXX। ठीक, ये हो गई। टोटल स्ट्रेन एनर्जी चाहिए तो इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L, किसको करना है हम, UXX को। UXX की वैल्यू कितनी है, MXX स्क्वायर EX डिवाइड बाय 2 इंटू EXX IXX। तो MX स्क्वायर आया है हमारा कितना, WX कितना आया, WX वो भी नेगेटिव का, तो 0 to L
ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के डब्ल्यू एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइड बाय 2 इंटू ई आई। अब डब्ल्यू जो है वो बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की क्यूब अपॉन 3, तो जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी है वो कितनी आ जाएगी, डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 2EI को हमने बाहर कर दिया, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 2EI, ये हो जाएगा L की क्यूब अपॉन 3, और ये वैल्यू पूरी की पूरी कितनी आ जाएगी, डब्ल्यू स्क्वायर L की क्यूब डिवाइड बाय 6EI, डब्ल्यू स्क्वायर L की क्यूब अपॉन 6EI। तो ये जो स्ट्रेन एनर्जी है किसकी, कैंटिलीवर बीम की फ्री एंड पे जब आपका पॉइंट लोड लगा होता है कितना होता है, डब्ल्यू स्क्वायर L की क्यूब अपॉन 6EI, ये आपकी स्ट्रेन एनर्जी आ गई। ठीक है, ये आपकी स्ट्रेन एनर्जी आ गई, टोटल स्ट्रेन एनर्जी ऑफ कैंटिलीवर बीम व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू दी पॉइंट लोड एट इट्स फ्री एंड। क्लियर है, एट इट्स फ्री एंड, ये हमने निकाल ली। ऐसे ही हम यूडीएल के केस में भी निकाल सकते हैं, सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। यूडीएल के केस में जब आप स्ट्रेन एनर्जी निकालोगे वो भी ऐसे ही निकलेगी। ठीक है, यूवीएल के केस में भी इसी तरह से निकलेगी हमारी। फर्क क्या हो रहा है, बस मूवमेंट का फर्क हो रहा है, फर्क जो है वो मूवमेंट का फर्क है। ठीक है, तो यूडीएल के केस में भी देख लेते हैं चलो कि यूडीएल के केस में कैसे आती है। ये हमारा कैंटिलीवर बीम है, अंडर यूडीएल कर लेते हैं, अंडर यूडीएल। ठीक है, क्लियर हो गया बात। यहाँ हमारा यूडीएल एक्ट करेगा, ये इस तरह से यूडीएल लगा हुआ है हमारा। देखो मूवमेंट निकाल लेंगे सेक्शन एक्स पे। इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी है कितनी, स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, तो मूवमेंट कितना होगा, देखो इस सेक्शन पे शेयर फोर्स कितना आएगा डब्ल्यू एक्स, और मूवमेंट कितना होगा x/2। ये तो बार बार बता चुका हूं मैं। तो मूवमेंट बताओ कितना होगा सेक्शन एक्स एक्स पे। ठीक है, मूवमेंट कितना होगा सेक्शन एक्स एक्स पे। ठीक है, शेयर फोर्स कितना आया, देखो मूवमेंट तो हॉगिंग हुआ तो ले लिया नेगेटिव। शेयर फोर्स कितना आया, स्मॉल डब्ल्यू इंटू एक्स, कितनी डिस्टेंस पे लगेगा x/2 पे। ये हमारा मूवमेंट आ गया। तो फाइनली मूवमेंट कितना है, माइनस स्मॉल डब्ल्यू x²/2, ये हमारा मूवमेंट है। अच्छा, E बराबर होगा हर पॉइंट पे, I भी बराबर होगा, तो उसको बार बार मैं लिखूंगा नहीं। तो जो हमारी एनर्जी है, स्ट्रेन एनर्जी UXX कितनी है बताओ, ये होगी mxx² dx डिवाइड बाय 2 इंटू EXXIXX। mxx की वैल्यू कितनी है, इतनी है, रख दो, कितनी आ जाएगी, माइनस के W(x²/2) का होल स्क्वायर इंटू dx डिवाइड बाय 2 इंटू EI। ठीक है, ये आ गई हमारी स्ट्रेन एनर्जी इस सेक्शन पे। टोटल स्ट्रेन एनर्जी के लिए क्या करें, दिस मस्ट बी इंटीग्रेटेड। तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी होगी क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L UXX, और UXX की वैल्यू कितनी है वो हमें दिख रही है वहाँ से। ठीक है, ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, तो W²/4 बाहर ले लेते हैं और x⁴ अंदर आ जाएगा।
डब्ल्यू स्क्वायर बाय 4, 4 टू जा 8, डब्ल्यू स्क्वायर बाय 8 ई आई, ये तो हो गया, इंटू एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स, ये हमारा बाहर हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 8 ई आई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एल एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स। एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 5 अपॉन 5, 8 पंजे कितना होगा 40, तो ये वैल्यू आ जाएगी डब्ल्यू स्क्वायर एल की पावर 5 डिवाइड बाय 40 ई आई डिवाइड बाय 40 ई आई। तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी ऑफ कैंटिलीवर बीम अंडर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड विल बी इक्वल टू दी डब्ल्यू स्क्वायर एल की पावर 5 डिवाइड बाय 40 ई आई। डिवाइड बाय 40 ई आई। क्लियर है? कैपिटल डब्ल्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं इसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैपिटल डब्ल्यू कितना होगा? कैपिटल डब्ल्यू होगा स्मॉल डब्ल्यू इंटू एक्स, यानी कि स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल, नॉट एक्स। ठीक है, तो एक एल इसके साथ ले लो और डब्ल्यू छोड़ दो, पर कोई हाँ डब्ल्यू स्क्वायर है ना, ठीक है, एल की क्यूब बन जाएगा। तो डब्ल्यू स्क्वायर एल स्क्वायर ले लेते हैं, यहाँ कितना बचेगा एल की क्यूब। तो यानी कि जो स्ट्रेन एनर्जी होगी वो होगी कैपिटल डब्ल्यू स्क्वायर एल की क्यूब अपॉन 40 ई आई। क्लियर है? ये हमारी स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगी। ये हमारी स्ट्रेन एनर्जी होगी किसकी? कैंटिलीवर बीम की अंडर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। क्लियर है बच्चों? अंडर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, तो ये जो हमने अभी डिस्कस किया, ये क्या डिस्कस की हमने? स्ट्रेन एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करें। नेक्स्ट क्लास में हम जो स्ट्रेन एनर्जी है कैंटिलीवर बीम की यूबीएल के केस में कैलकुलेट करेंगे कितनी आती है। फिर उसके बाद सिंपली सपोर्टेड बीम के तीनों केस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कि तीनों केसेस में आपकी स्ट्रेन एनर्जी कितनी आती है। सिंपली सपोर्टेड बीम थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि वो सिमेट्रिकल बीम होता है, तो हम सिमेट्री के कॉन्सेप्ट लगाएंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिर कुछ स्पेशल केसेस हैं बेंडिंग के, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। कि कुछ क्वेश्चन है, जैसे मैंने क्वेश्चन 8 बार के करा, ऐसी बेंडिंग के भी कुछ स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं, उसको हम देखेंगे। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम टॉर्शन के क्वेश्चंस देखेंगे और टॉर्शन की स्ट्रेन एनर्जी के एक्सप्रेशन देखेंगे कैसे आती है। तो बच्चों स्ट्रेन एनर्जी को कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए कि ये यूज़ कैसे करने हैं। ठीक है, फंडामेंटल आपको स्ट्रॉन्ग होने चाहिए फंडामेंटल, और ये एसएफडी बीएमडी अगर आएगा तो ही आप इन कॉन्सेप्ट्स को लगा सकते हो। कहने का मतलब ये कि अगर आपका शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आपको स्ट्रेन एनर्जी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको डिफ्लेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मूवमेंट एरिया मेथड में आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना होता है, और मूवमेंट एरिया मेथड से अच्छा कोई मेथड है नहीं, है ना। तो ये सब चीज़ें हमें तभी आएंगी जब आपके अब सब हर एक चीज़ इंटरलिंक्ड हो जाती है। इंजीनियरिंग फील्ड में हर एक चीज़ इंटरलिंक्ड हो जाती है ना। ऐसा नहीं कि हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं तो खाली एक कोर्स अच्छा होगा। जिसके अच्छे होते हैं उसके सारे कोर्स अच्छे होते हैं, क्योंकि उसमें अप्रोच जो होती है थ्योरेटिकल वो एक ही जैसी चलती है। ठीक है, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स में अच्छे हो तो डेफिनेटली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी अच्छे हो जाओगे, क्योंकि सब जगह लॉजिक एक जैसा ही चलता है ना। ऐसा नहीं है वहाँ फ्लूइड है तो वहाँ कुछ और है ना, और यहाँ मेटल है यहाँ कुछ और है, लेकिन अप्रोच सेम रहती है। ठीक है, तो मैंने जो अपनी पर्सनल लाइफ में देखा, जो फील किया है, मैं 10 साल से टीचिंग फील्ड में हूँ, मैं खुद फील करता हूँ कि जो बच्चा एक कोर्स में अच्छा है वो बच्चा दूसरे कोर्स में भी अच्छा होता है।
ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जब धीरे धीरे पढ़ते हैं ना, धीरे धीरे पढ़ते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है फिर आपके सारे एग्ज़ाम निकलने शुरू हो जाते हैं। उसका कारण क्या होता है कि आपको उस लेवल पे आना होता है कि जब आपको एक कोर्स समझ में आता है तो फिर आप जब दूसरे कोर्स को समझते हैं तो वही अप्रोच अपनाते हैं और उससे फिर हमें वो कोर्स भी समझ में आ जाता है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें हैं। तो अभी हमने स्ट्रेन एनर्जी के बीम्स के सिर्फ कैंटिलीवर बीम के केस देखे हैं। कैंटिलीवर बीम में भी एक हमारा केस रह रहा है। ठीक है, फिर मेरे को मल्टीपल केसेस भी बताने हैं कैसे होता है वो, है ना। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।